नमस्कार। कार्यक्रम विधायक से मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। जीत के आए हैं ये लोग और इनको लोगों की नुमाइंदगी करनी है। लंबे अंतराल के बाद इलेक्शन हुए, इलेक्शन भी ऐतिहासिक हुए। बार बार मुझे ये कहना पड़ता है कि पहली मरतबा डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन आई और 90 सीटें हुई, 5 को और भी नॉमिनेट करना है। लेकिन बड़ी बात यह है कि लंबे अंतराल के बाद एक चुनी हुई सरकार आई। बार बार मैं इस बात का जिक्र करता हूँ, वर्स्ट से वर्स्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, यानी बुरी से बुरी चुनी हुई सरकार हो, वो बेहतर होती है ब्यूरोक्रेटिक सेटअप से। इसलिए हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर के विधायक से मुलाकात करते हैं, विधायक के चैलेंजेस हम जानना चाहते हैं। और इस बार हम आए हैं बिश्नाह कॉन्स्टिट्यूंसी, वो हाल ही में रिजर्व हुई है और यहाँ से डॉक्टर राजीव भगत जीते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। और विषम पितामह कहा जाए, बिश्नाह की राजनीति के विषम पितामह और फॉर्मर एमएलए अश्विनी शर्मा भी हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ की सियासत को अच्छे तरीके से जानते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और बड़ी बात यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी बॉर्डर से जुड़ी हुई कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ पर किसानों की भी समस्याएं रहती हैं, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन, ये सारी समस्याएं रहती हैं। लेकिन बड़ा जो मुझे देखने को मिला है, जो हमें नव टोली है, नशा इस पे बहुत ज़्यादा हावी है। और जो नार्को टेररिज्म, बार बार हम इसका जिक्र करते हैं, ये पाकिस्तान का बहुत ज़बरदस्त हथियार है। वो नहीं चाहता है कि हिंदुस्तान की जो आने वाली जनरेशन है वो किसी हद तक अपाहिज हो जाए। लेकिन हम चर्चा शुरू करेंगे राजीव जी से। राजीव जी, आपका क्या लक्ष्य रहेगा जीतने के बाद? जी, जीतने के बाद सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी होगी बिजनौर की जनता के लिए काम करना। और जो पेंडिंग मुद्दे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा बॉर्डर एरिया से है, वहाँ सबसे ज़्यादा लोगों की बहुत डिमांड है कि उस हॉस्पिटल को अपग्रेड करना। और मैंने आते ही ये काम में तेज़ी लाई और शुरू कर दिया है। बहुत जल्द हमें नैया के लोगों को जो सौगात हम देंगे, उसको इमरजेंसी हॉस्पिटल के तौर पे अपग्रेड करके, और बहुत जल्द अरनिया की जो जनता को जो है खुशखबरी मिलने वाली है। और दूसरा मुद्दा मेरा वहाँ रहेगा डिग्री कॉलेज का। डिग्री कॉलेज के लिए भी हमने तहसीलदार साहब को बोल दिया है, वो बहुत जल्द जो लैंड है वो आइडेंटिफाई करके हमें देंगे और उसके बाद हम उसमें भी काम शुरू कर देंगे। और जो बर्निंग इशू हमारे किसान भाइयों को वो है नहर का। सबसे बड़ा मुद्दा है नहर, 9 नंबर नहर का, और दूसरी कनाल जो नहर है उसमें वो मुद्दा ये आता है कि पानी जो जहाँ से स्टार्ट होकर बॉर्डर तक नहीं पहुँच पाता है। और इस बार मैंने प्रायोरिटी रखी है, आते हैं मैंने इरीगेशन वालों से मीटिंग की है और मैंने उनको सख्त निर्देश दिए हैं कि जब तक पानी बॉर्डर तक नहीं पहुँचेगा, इस बार उनके बिल जो नहीं निकाले जाएंगे। और मैं खुद जाके जब डिसिल्टिंग का काम होगा, मैं खुद निरीक्षण करूंगा, खुद देखूंगा वो कैसे काम करते हैं। इस बार मेरा लक्ष्य है कि बॉर्डर तक पानी पहुंचाना है और किसान भाइयों को जो भी मेरे से हो सकेगा मैं करूंगा। और किसान भाइयों को विनोद जी, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप हमारे सरपंच साहब को पता कि खाद की जब लेने जाते थे तो उनको नैनो शार्ट का एक बॉटल जो दी जाती थी, वो मसला भी हमने आज डायरेक्टर साहब से मिल के उसका हल भी कर दिया है। उसकी अब लेकिन ये शिकायत आ रही है कि अभी तक किसानों को खाद नहीं मिल रही है और सीजन डिले हो रहा है। ये दिक्कत आ रही है। ये खाद के साथ वो जो नैनो शार्ट जो यूरिया दे रहे थे, वो किसानों को प्रॉब्लम आ रही थी। उसका हल भी हमने आज निकाल दिया है। मैंने डायरेक्टर साहब से खुद बात की है और मैंने सभी निया वासियों को बता दिया है कि आगे से कोई आपको ऐसा कोई बताता है वो कंप्लेंट कर सकते हैं। अश्विनी जी, आपसे जानना चाहूँगा कि ये अलग बात है कि अब जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली दिल्ली में सरकार है, सरहदें शांत हैं, लेकिन कोई पता नहीं होता। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि अरनिया हॉस्पिटल इन्होंने कहा कि अपग्रेड किया जाए, अभी तक उसकी किसी ने कोई तरजीह नहीं दी उसको। ये बिल्कुल सही बात है कि अरनिया में और ख़ासकर जितना भी हमारा बॉर्डर एरिया है, वहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर अरनिया है, जो हेल्थ सेक्टर को मुझे लगता है कि एक अपग्रेड करने की ज़रूरत है। वहाँ जैसे अभी डॉक्टर राजीव जी ने कहा है, हमारे नव निर्वाचित विधायक हैं, उन्होंने काम करना शुरू किया है। 10 साल के बाद जहाँ चुनाव हुए हैं, लोगों को बड़ी आशाएं हैं, उम्मीदें हैं। और प्री इलेक्शन जो हमारी कमिटमेंट थी, जहाँ अपने प्रत्याशी के साथ, डॉक्टर साहब के साथ जितने भी हमारे कार्यकर्ता थे, जहाँ जहाँ भी हम गए, जो लोगों की डिमांड थी, जो लोगों ने जो उनकी अपेक्षाएँ हैं, जैसे इन्होंने कहा है कि अपग्रेडेशन प्राइमरी हेल्थ सेंटर को अपग्रेड किया जाएगा, ये बड़ी वहाँ की नेसेसिटी है, ज़रूरत है। और इस पे पूरा काम जिस पे
विधायक जी ने कहा है, इस पे काम शुरू हुआ है और बड़ी जल्द कोशिश रहेगी कि जहां अपग्रेडेशन इसकी हो। हेल्थ सेक्टर में, हायर एजुकेशन में वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन सबसे बड़ा, जैसे आपने कहा है कि किसान 90% एरिया जो हमारा है वो किसानी पे, जमींदारी पे डिपेंड है। तो किसानों को सबसे पहले तो जो है कि पानी, इरिगेशन वाटर जो है उसकी ज़रूरत होती है। और 2 मेन डिस्ट्रीब्यूटरीज जो जहाँ पे हैं, एक D9 है, एक D17 है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है, इनकी मीटिंग जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ, इनकी एक्सिन है, एससी हैं, उनके साथ मीटिंग्स हुई हैं। और इस बार हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपने विधायक जी से मिलकर सारा जितना भी हमारे जहाँ एक्स सरपंचेस हैं, हमारे डीडीसी हैं, जितने भी चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो मिलकर हम कोशिश करेंगे कि टेल एंड तक यहाँ पानी पहुँचे। और ये किसानों को, जैसे आपने कहा कि बॉर्डर जो है सबसे बड़ी ज़रूरत बॉर्डर पे होती है शांति की। अगर शांति रहेगी कि किसान अपने खेत में हल भी चलाएगा, फसल भी उगाएगा और फसल काटेगा भी। अगर शांति नहीं होगी तो किसी किस्म का मैं समझता हूँ कि काम जो है वो किसान कर नहीं सकता। लेकिन 2014 के बाद, जैसे आपने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, भाजपा की सरकार जब केंद्र में आई तो पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि 2014 से 10 साल के अंदर कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो है वो देखने को नहीं मिला है। बॉर्डर पे शांति है। छोटी छोटी जो समस्याएं हैं ये इसी के लिए केंद्र सरकार ने यहाँ इलेक्शन से करवाए हैं, नुमाइंदे चुने हैं और नुमाइंदे बड़े एक्टिव हैं। हमारे विधायक ने अपना काम जो है वो आपने देखा होगा कि डिपार्टमेंट वाइज मीटिंग लेकर ऑफिसरों को बुला के, अधिकारियों को बुला के जनता से सीधा रूबरू करवाया है। और बड़ी जल्द चीज़ें जो हैं वो सामान्य होंगी और कोशिश हमारी रहेगी कि हर एक फैसिलिटी, सुविधा जो है हर सेक्टर में यहाँ के लोगों को मिले। वो जैसे विधायक जी ने कहा ऐसा ही होगा। चलिए, मैं ऑडियंस के पास भी जाऊंगा, इस साइड भी जाऊंगा, इस साइड भी जाऊंगा। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि अभी तक टेल एंड तक पानी नहीं पहुंच पाता है। नहरें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन पानी नहीं, और किसी ने कोई मशक्कत नहीं की। अब ये राजीव जी दावा कर रहे हैं, अश्विनी जी दावा कर रहे हैं। बिल्कुल विनोद सर, आपने बिल्कुल सही कहा। टेल एंड तक पहुंचता पहुंचता पानी भी ख़त्म हो जाता है, बाकी फैसिलिटी तो कैसे पहुंचेंगी। बट मैं आपको गर्व से ये बात बोलना चाहती हूँ कि जब से हमारी ऑनरेबल गवर्नमेंट सेंटर में है, भारतीय जनता पार्टी, बॉर्डर शांत है। पानी कैसे पहुंचना था जब वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था। आज टेल एंड तक आप देखोगे फेंसिंग तक लोगों के मकान बने हैं। पहले ऐसा सिनेरियो नहीं था वहाँ पे। बट आज की डेट में बॉर्डर के लोग खुश हैं, बॉर्डर के लोग संतुष्ट हैं। और वही संतुष्टि उन्होंने वोटों के राई भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से वहाँ से जिताया है। कोई 7,000 की लीड से हमारे एमएलए सब वहाँ से ही जीते हैं। इनसे उपेक्षा हमारी पहले भी बहुत थी। अभी चंद ही दिनों में हमने इनकी जो एक्टिविटी देखी है, हमें प्राउड होता है कि हमने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया, हमने बहुत सही डिसीजन लिया। जो इन शॉर्ट काम करने का तरीका, आज इनको कॉल आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता कि हमारा विधायक हमारा कॉल नहीं उठाए, हमारी प्रॉब्लम नहीं सुने। ऐसा हो नहीं, अभी तक ऐसा हुआ नहीं। बहुत बड़ा छोटा टाइम हुआ है अभी। पर टेल एंड पे पानी, बिजली की समस्या, विधायक जी से जो भी हमने आज तक डिमांड करी है बॉर्डर के लिए, इन्होंने वो फुलफिल की है थोड़े दिनों में। जैसे अभी पानी की समस्या सर ने बोला, सर दैट टाइम ये कर रहे थे अपनी कैंपेन, उसी टाइम इन्होंने इरिगेशन वालों को बोला था। तो इस बार टेल एंड तक पानी पहुंचा है, इस बार पानी गया है टेल एंड तक, ये प्रूफ है। आप विधायक को खुश तो नहीं कर रही हैं आप? नहीं सर, ये डीसी जम्मू इस बात के गवाह हैं, क्योंकि डीसी साहब ने खुद सबसे इंक्वायरी की थी कि आप लोगों के पास पानी वहां पे पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। जो वाइल कंपेनिंग हुआ था ये काम, और वहां तक वो पानी आया है। अगर मैं लाइव बोल रही हूँ तो इट मीन्स पानी आया है, क्योंकि मैंने तो मार नहीं खानी ना किसानों से, झूठ बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और सबसे अच्छी बात सर, इलेक्शन होने के बाद जो अभी एक फ्रीडम फील हो रहा है, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में विधायक जी उनको भी सबको खुश रखेंगे। चलिए, जो वादे किए जाते हैं सारे फुलफिल नहीं होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि इन्होंने सोचा था कि इनकी सरकार बन जाएगी, लेकिन खैर सरकार नहीं बन पाई। लेकिन 29 लोग इनके हाउस के अंदर हैं, तो कहीं ना कहीं आपसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अश्विनी जी और आप दोनों से बड़ी ज़्यादा उम्मीदें बन जाती हैं। किसानों की क्या समस्या है आपको लगता है? किसानों दी छोटी छोटी समस्या सारी चलती रहती है ना जी, कोई बड़ी समस्या तो है नहीं है। अगे भी ऐसा होंगे कि कई लोग ले लेदा, खत्म हो जा आई जाना अजकल चैल, कोई एडी बड़ी समस्या नहीं है।
हैल वाली किसान इसलिए ਜਦੋਂ ਦੀ बीजेपी ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰ ਆਈ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ 2000 ਰੁਪਇਆ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ 6000 ਮਿਲਦਾ ਹਾਂ ਹੁਣ 6000 ਕੋਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ BPL ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਹਰ ਮਹੀਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਤੋਂ ਹੋਦਾ ਮਕਾਨੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 20 25 ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। MLA ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਿ ਚਲੋ बढ़ाई चढ़ाई थोड़ा जहा होर लोगों फायदा होया जिस स्कीम का भी लोगों फायदा दे सकन देन डिवेलपमेंट सारा अगे पंचायतें कुछ ना मिलता हूँ हर पंचायत की 24-25 लाख रुपया हर साल मिलता हूँ कोई जो रोना करलाना उन्हें करलाते रहोना लेकिन ये जो सच्चाई है लाइव लोग सुना दे सारे ये चीज़ा सामने चला दी तो जनाब का भी बड़ा बड़ा शुक्रिया तुम बिजनाह आए हो। एक चीज़ मैं जरूर आगा MLA साहब भी आगा लाइव उन्हें करने सारे लोग सुना देने बिजनाह एक थोड़ी समस्या ज़्यादा जी एक चोरी वाली उन्हें नौजवानों मैं मैसेज देना चाहगा कि बंदे दे पुत्तरे वाला काम करो कम से कम अगर अज की डेट तुम 4 जैकटा लिए बही जाते बाजारा च बेच के शामी 100-200 रुपये घर लिए जा सकते हो 500 लिए पोगे हो और प्रॉफिट कमा के जियां थोड़ा स्किल बढ़ता जाग अज श्रीनगर भी लोग लगे दिखना काजी कुंडे का कोला नहीं कोई जैकटा बेचा दा कोई बाजारा तौलिया बेचा दा कोई मतलब काम करना चाहिए वो कन्ने चिट्टे थोड़ी समस्या चिट्टिया नहीं और चोरी वाले मैं जरूर मैसेज देना चाहगा कि बेशर्मे लेखा मार खानी जेल च जाना फिर आना फिर वो काम करना जेड़ा भी मेरा भरा नौजवान सुना जिस कोई नहीं काम लभदा अस उसी काम दसने भैया इयां नहीं कर और काम कर रोजगार लग साढ़ा कोल इंडस्ट्री बड़ी बना एडा बड़ा हब है इत्थे ते उत्थे नहीं काम करो तो काम करने ने तरक्की करो तो चोरियां तो चिट्टा दे थोड़ा काम चलना है। चलिए एग्रीकल्चर का बारे भी हमने जिक्र किया और हेल्थ सेक्टर का भी जिक्र किया। अब आता है एजुकेशन सेक्टर और मुझे लगता है कि 2008 में यहाँ पे डिग्री कॉलेज बना था और मैं अभी तख्ती पढ़ के आ रहा था कि जब रेनोवेट किया गया तो अश्विनी शर्मा MLA थे 2012 की बात उस बोर्ड पे मैंने देखा है। क्या आपको नहीं लगता कि इस कॉलेज को और बेहतर बनाने की ज़रूरत है? डिग्री कॉलेज है नाम का और स्कूल में चलता है। जी आते ही मेरे जहन में बात है इस पर बहुत जल्द हम कार्रवाई करके इसके कंसर्न अथॉरिटीज़ को हम इस पर आगे लिखेंगे। इसमें जितना भी हो सके हम बढ़ चढ़ के इसमें जो भी डेवलपमेंट करनी होगी उसमें हम जरूर करेंगे। अश्विनी आप विस्तार से बताइए क्योंकि ये कॉलेज जब लिए गए थे ना मुझे पता कड़ी मुशक्कत करनी पड़ी थी, ये आपको भी पता है जी। देखिए ये मेरे टाइम में ही कॉलेज ये जहाँ इस्टेब्लिश हुआ था 2007-8 का ये कॉलेज सेंक्शन हुआ और ये बोर्ड मीटिंग में इसको वो डिसीजन मैंने करवाया था। तो जैसे आपने कहा रेनोवेशन का वो वहाँ पे वो नहीं लगी है प्लेट, वो लगी है कि जब गेट हमने सामने वाला जो गेट वहाँ बनवाया था कि कॉलेज का और स्कूल का गेट जो है इस तरफ था और सामने गेट जो है वो उस तरफ लगवाया, वो उस वक्त की वो प्लेट वहाँ लगी है। और मुझे ये थोड़ा सा है कि यहाँ इतनी देर होने के बावजूद कॉलेज की बिल्डिंग हम जो है वो जो देनी चाहिए थी वो नहीं दे पाए। तो उसके लिए बड़ी कोशिश हमने की, कुछ लैंड कई बार आइडेंटिफाई भी हुई, फिर सब जुडिश मैटर हो गया, लोग कोर्ट में चले गए, उसके वजह से रुकावट हो गई। लेकिन अभी हमारी कोशिश है कि जैसे अभी नए नए इलेक्शंस हुए हैं तो अपने विधायक जी से मिलकर हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कोई ना कोई ऐसा डिसीजन हम लें कि अच्छी कॉलेज की बिल्डिंग बने और बच्चों को सफ़र ना होना पड़े। आपको पता है कि यहाँ पहले सिर्फ आर्ट्स सब्जेक्ट थे, फिर साइंस स्ट्रीम भी यहाँ पे आए और अब थोड़ी मुश्किल हो रही है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए जो जहाँ वेल क्वालिफाइड स्टाफ जहाँ पे है, स्टाफ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें प्रॉब्लम है। वो जैसे इन्होंने कहा है हम मिलकर बैठकर जितने भी हमारे और भी यहाँ के जो परमानेंट लोग हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मसला होता है कि यहाँ हमें बहुत ज़्यादा लैंड चाहिए, कहीं ना कहीं हम कोशिश करेंगे कि कॉलेज को एक अच्छी बिल्डिंग मिले और बड़ी जल्दी ये फैसला हम करेंगे, ये डिसीजन लेंगे। ये आपकी बिल्कुल सही बात है, मैं थैंक्स आपका करूँगा कि आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए भी ये मसला जो है वो हाईलाइट होगा। तो कोशिश हमारी है कि जल्द से जल्द इस कॉलेज को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रॉपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कॉलेज को वो मिले, वो हम कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब मैंने 2 क्षेत्र देखे यहाँ पे, एक तो डिग्री कॉलेज और दूसरा पुलिस स्टेशन आपका। जब बरसात आती है तो मुझे लगता है कि वहीं फिशरी भी की जा सकती है, इतने तालाब बन जाते हैं। आप एक दिन अचानक ही मुझे काम पड़ गया, पुलिस स्टेशन जाना था तो अंदर नहीं जा पाए, इतना पानी था, तो मुझे लगता है इसको दुरुस्त करना चाहिए। आप बिल्कुल आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है, जो मेरे जहन में पहले से ही है। बहुत जल्द इस पर हम कार्रवाई शुरू कर देंगे और कंसर्न अथॉरिटी से मिलके जो भी इसमें बन पड़ेगा मैं उस पर अपना जो पूरा योगदान दे के अगर अपने
जितनी भी एफर्ट्स मुझे लगानी पड़ेगी मैं लगाऊंगा और बहुत जल्द इस पे जो काम जो शुरू कर दिया जाएगा। चलो आज विनोद जी, एक मैं जैसे आपने पानी की बात कही है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कुछ फोकस जो ज़्यादा जो है डिग्री कॉलेज के ऊपर किया जाता है। आप देखिए कि बम्बे जैसे हाईटेक सिटी में भी जब बरसात होती है, पानी आता है, सबसे फाइनेंशियल अगर कोई कैपिटल करें तो वो हमारा बॉम्बे सिटी है। अभी तक कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें वहाँ गई हैं। तो ये नेचुरल जब कोई ऐसी चीज़ें होती हैं तो वो कोई ग्राउंड हो, कोई भी आप देखिए, कोई जैसे हमारा MM स्टेडियम है या कहीं परेड ग्राउंड में स्टेडियम है, तो पानी तो वहाँ पे खड़ा होगा। हमारा ये बाज़ार है, यहाँ हमारी शिकायत थी, यहाँ आपने देखा कि टाइल लगा के यहाँ पर लगी है, बड़ी अच्छी टाइल लगी है, इसको ब्यूटीफाई किया गया है। लेकिन जब बरसात आती है, जब पानी जगदम इतनी बारिश हो जाती है तो यहाँ भी पानी खड़ा हो जाता है। बम्बई जैसे, दिल्ली जैसे शहरों में पानी की निकासी जो है वो जब बरसात होती है तब ये पानी होता है। उसको इम्प्रूव करने के लिए कोशिश जारी रहती है, कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो पुराना आउटलेट वहाँ पे था वो कई कारण हम लोगों की वजह से ही वो आउटलेट हमने बंद कर दिए हैं, जिसकी वजह से वहाँ निकासी वहाँ नहीं है। और वहाँ जो निकासी थी उसको हमारी वजह से ही मैं कहूँगा कि ये हम खुद ओन करते हैं, हमारे लोगों की वजह से वो निकासी जो बंद की गई है उसको हम देखेंगे कि टेक्निकली पानी किस तरफ निकलता है और कोशिश होगी कि उसको पानी निकाला जाए। क्योंकि जब ये बात आपकी सही है, लेकिन जब नेचुरल ऐसी चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं पानी रुकता है और उसको निकासी चाहिए, बहुत अच्छी निकासी चाहिए, तभी थोड़ी देर के अंदर पानी जो है वो साफ हो जाता है। चलिए, एजुकेशन सेक्टर में कितने काम करने की ज़रूरत है? देखिए, हमारा इस मकसद ये नहीं है कि विधायक को ग्रिल करना, हमारा मकसद है कि हम अच्छे सुझाव दें, कुछ इस डिस्कशंस के, इस प्रोग्राम के आउटकम्स अच्छे निकल के आए, लोग भी सुझाव दें कि ये करने की ज़रूरत है। देखिए विनोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपने जहां बिश्नाम में प्रोग्राम रखा, आपने बहुत अच्छा कहा कि एजुकेशन जो है वो तो चल रही है, गवर्नमेंट फ्री बुक्स भी दे रही है, सब कुछ दे रही है, प्राइवेट अकेडमी भी है, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ प्ले जो है, प्ले ग्राउंड और बच्चों का खेलना ही बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे जो है मैक्सिमम आजकल नशे की तरफ जा रहे हैं। तो मैं विधायक साहब का धन्यवाद करूँगा कि बहुत अच्छे विधायक हैं। कल इनके पास हमारे लोग आते हैं दूर से, क्योंकि गाँव बड़ी बड़ी दूर हैं जहाँ से, और उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया कि मैं गांव में जाकर मीटिंग करूंगा और लोगों की समस्याएं सुनूंगा। जो कल ही इन्होंने मेरे गांव में मीटिंग की थी, वहाँ से जो एक प्ले ग्राउंड था, बच्चों ने वो दिखाया कि सर हमें प्ले ग्राउंड ठीक करके दीजिए। और उसके साथ ही एक बड़ी समस्या जैसे पानी की है, नहरों की है, सरकार जो सेंटर में बनी है बहुत अच्छी सरकार है, जब मोदी जी बने हैं उन्होंने किसानों को 6,000 जो साल का देते हैं। लेकिन साथ में ही मैं ये एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोगों ने MLA साहब से कही, गवर्नमेंट से भी करूंगा, कि जो पुरानी नहरें हैं हमारी, जैसे हमारे कनाल में है, 1965 में नहरें बनी थी, उसके बाद उसकी मरम्मत बिल्कुल नहीं हुई। उसके बाद कमांड एरिया ने हमें खाल भी अभी पक्के करके दिए हैं। तो लोग कहते हैं कि भाई खाल तो दोगे, जब नहर में पानी नहीं आएगा तो हम पक्के खालों को क्या करेंगे। तो इनकम किसानों की डबल तब होगी जब उनके खेतों तक पानी अच्छी तरह से पहुंचे। तो आपके माध्यम से, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, हम बड़ी देर से आपको सुनते आए हैं। जब 1-2 चैनल होता था तो विनोद यही दिखते थे और आप लोगों की समस्या सुनाते थे। तो आपके द्वारा मेरी हायर अथॉरिटी से यही विनती है कि जो पुरानी नहरें हैं उनको रिपेयर भी किया जाए सफाई के साथ साथ। और भी बहुत सारी समस्या हैं, तो जैसे प्ले ग्राउंड मैंने बताया, नशा है तो नशे पर भी सख्त से सख्त एक्शन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी जो गवर्नमेंट बनी है, इसको लेना चाहिए, इसको बिल्कुल तरीके से ख़त्म करना चाहिए। जैसे हमारे SHO साहब अभी नए आए हैं, सख्ती कर रहे हैं, वो मैं कहता हूँ इससे भी ज़्यादा सख्ती करिए। क्योंकि एक बच्चा है, सब लोगों के मैक्सिमम आजकल 1-2 बच्चा है, अगर बच्चे के कुछ हो जाए तो डेवलपमेंट तो बाद में देखी जाएगी, पहले तो बच्चे की सेफ्टी देखनी है। तो इसको सरकार सीरियसली ले। मैं किसानों से भी गुजारिश करूंगा कि अपने छोटे मुफाद के लिए जो हेल्म ऑफ द अफेयर पर लोग बैठे हुए, एक्चुअली इस तरह की शिकायत अक्सर मिलती है कि जब डिसिल्टिंग का काम होता है नहरों का, तो आपाधापी में किया जाता है, बिल्स बनाए जाते हैं, निकाले जाते हैं, लेकिन ईमानदारी से नहीं किया जाता। अगर डिसिल्टिंग का काम ढंग से हो तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पानी लास्ट एंड तक पहुंचेगा। आप मुझसे इत्तेफाक रखते हैं इस बार? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये बैलेंस टाइम होना चाहिए कि जब डिसिल्टिंग का समय आता है तो जब किसानों को पानी चाहिए उधर डिसिल्टिंग का काम शुरू होता है। मुझे लगता है कि ये एक साल की ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए कि आपको जैसे अभी नवंबर-दिसंबर में इसका काम जो है, इसका काम डिसिल्टिंग का काम शुरू होना चाहिए, ताकि जब हमें फरवरी-मार्च में जब हमारा पानी सीज़न हमें
फसल के लिए पानी चाहिए, तो उस वक्त नहर हमारी बिल्कुल तैयार होनी चाहिए। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं अपने किसान भाइयों, अपने लोगों से भी कहूँगा कि नहरों को नहर ही रहने दें, नहरों को डस्टबिन मत बनाएं। क्योंकि जब अभी आपने देखा होगा बाज़ार से अभी आप आए हैं, हमारे यहाँ छोटी सी एक डिस्ट्रीब्यूटरी है बिश्ना जो कैनाल है, अगर इसको आप देखेंगे, नज़र लगाएंगे, तो अगर इसको 4 बार भी हम सफाई करते हैं साल की, तो बिल्कुल 15 दिन के अंदर फिर फिलिंग वहाँ पे हो जाती है। तो वो थोड़ा सा हमारी रिस्पांसिबिलिटी भी है। जब तक हमारे विधायक तो हैं, काम भी करे हैं, काम करना शुरू भी किया है इन्होंने एक्टिवली मुझे लगता है कि अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ा दी हैं, और जगह जगह जाके जो इलेक्शन में हमने कमिटमेंट की थी उस पर ये पूरा उतर रहे हैं, उसमें हमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये सारा सहयोग जो है हम सबका सहयोग होना चाहिए। मैं आपके प्लेटफार्म से, आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों से ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा, क्योंकि सारा एरिया हमारा 90% लोग जो हैं वो ज़मींदारी करते हैं, किसानी करते हैं। अगर प्रॉपर नहरें हमारी नहीं चलेंगी तो पानी जो है कहाँ खेत तक पहुँचेगा। तो इसलिए हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि थोड़ा सा नहरों का ध्यान रखें। और डिपार्टमेंट जो है, जो मेजर मुझे लगता है कि यहाँ फॉल्ट जो है वो डिपार्टमेंट का है कि डिपार्टमेंट वेल इन टाइम ये काम शुरू नहीं करता। जब ये काम शुरू होता है उस वक्त हमें पानी चाहिए, उधर प्रेशर किसानों का आता है, उधर डीसिल्टी का काम होता है, उधर पानी खुलता है और पता नहीं चलता कि डीसिल्टिंग कहाँ हुई कहाँ नहीं हुई। ये एक प्रॉब्लम है जिसको हमें सॉर्ट आउट करना है। ये सारे हमारे जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं सबको पता है। तो मैं कहूँगा कि डिपार्टमेंट से भी ये कहूँगा कि आप अभी लोगों की बहुत सारी उम्मीदें हैं, नए विधायक बने हैं और लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आप भी इसी तरीके से चलिए और पुराना सिस्टम जो है उसको भूल के, क्योंकि 10 साल जहाँ इलेक्शन नहीं होते, 6 साल से तो लगातार यहाँ चुने हुए हमारे विधायक नहीं थे। तो अब विधायक आए हैं और विधायक देखेंगे भी और लोग भी सहयोग करेंगे, और इसलिए डिपार्टमेंट को भी थोड़ा सुधार करके अपना वेल इन टाइम ये काम करें ताकि नहरों की सफाई प्रॉपर टाइम पे हो और टेल एंड तक, आखिरी जो हमारा किनारा है नहर का, आखिरी खेत जो हमारा है इस विधानसभा का, वहाँ तक पानी पहुँचे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, आपका स्वभाव बदला कि अभी भी आपको एज ए डॉक्टर ही देखते हैं, पर्ची लिखनी है, बीपी चेक करना है, या फिर क्योंकि एक पॉलिटिशियन और एक डॉक्टर में आपका नॉबल प्रोफेशन रहता है। आपके पास पहले लोग आते थे, डॉक्टर साहब मेरा बीपी बढ़ गया है, झुका करके, अब आपको भी कोई बात झुकना पड़ता है, जनाब आपका काम हो जाएगा। थोड़ा तब्दीली तो आएगी। जी जी जी। तब्दीली कोई नहीं आई है विनोद जी। जैसे मैं पहले सेवा लोगों की करता था, अब भी कर रहा हूँ। मैक्सिमम अभी मुझे रात को कई बार कॉल आती है, वो पेशेंट मुझे फ़ोन करते हैं, तो जैसे मैं पहले उनको ट्रीट करता था अब भी कर रहा हूँ। पहले मैं अब ट्रीट भी कर रहा हूँ और लोगों की सेवा भी कर रहा हूँ और लोगों के काम भी कर रहा हूँ। मेरे पहले में और आगे वाले शेड्यूल में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है। जैसे मैं पहले भी 10 बजे पहुँच जाता था हॉस्पिटल में, अभी मैं 10 बजे इधर पहुँच जाता हूँ। पहले मैं 4 बजे चला जाता था, अब बदलाव इतना आया है कि अब मैं 8 या 10 बजे जहाँ से निकलता हूँ, तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है। मैं यही गुजारिश करूँगा अपने लोगों से, वो जैसे इस बार उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, अब मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं उन लोगों की सेवा करूँ और वो भी मेरे पास आएँ, अपनी परेशानियाँ लेके आएँ। मैं उनका जो देखिए, लोगों ने भी दिल खोल के वोट दिया है आपको, दिल खोल के, ये मान के चलना चाहिए। आप पर बड़ा विश्वास किया है लोगों ने, विश्वास पर आपको खरा उतरना ही पड़ेगा, नहीं तो ये जबरदस्ती भी उतारेंगे। ये अब मेरी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल जी, जी। ये आपने सही कहा है। आपको क्या लगता है, मैं हेल्थ सेक्टर की बात कर रहा हूँ, एजुकेशन सेक्टर की बात कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ। देखो, पहले तो एमएलए नहीं थे, 5-6 साल बगैर एमएलए के यहाँ रही है कॉन्स्टिट्यूंसी, तो ब्यूरोक्रेट अपनी मर्जी से काम करते हैं, लोगों को उनसे फ़ायदा हो या नहीं हो ना वो सुनाई होती है। ये बिश्ना की बात कर लो, ये रोड बना हुआ बड़ा सुंदर लग रहा है, लेकिन इसमें निकासी नहीं है। निकासी क्योंकि जो भी किया है ब्यूरोक्रेट ने किया काम। 37 लाख रुपया आया था, बाजार बना दिया। अब विधायक आए हैं तो वो देखेंगे कि जरूरत किस चीज़ की है। पहले यहाँ पे पानी की निकासी की है या रोड की है। तो ये विधायक से काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि नए आए हैं और इन्होंने अपना तरीका भी बता दिया है कि इन्होंने सारे ऑफिसर्स की मीटिंग ली थी और इन्होंने ये भी उनको वार्न किया था कि यहाँ पे कोई भी आपकी शिकायत नहीं आनी चाहिए, लोग मेरे पास नहीं आने चाहिए कोई ऐसी बात। तो ये बहुत अच्छी बात है, लोगों का विश्वास बढ़ा है। और सबसे खास बात है कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, जम्मू का लोग अपने आप को सुरक्षित समझते हैं, क्योंकि जैसे एनसी और पीडीपी की सरकारें थी, उन्होंने कश्मीर के अंदर पहले कश्मीरियों को निकाला और हमें भी डर था कहीं हमें भी निकालना दें। तो बीजेपी की सरकार आने का ये मतलब है कि हम यहाँ पे सेफ है।
तो सबसे बड़ी बात भाई है। साहब कहाँ सेफ है? अभी 575 लेक्चर्स के पोस्ट निकले हैं, 0 हिंदी 0, संस्कृत 0, डोगरी 3, तो मैंने पहले ही कह दिया कि अभी उर्दू का भी बताया तो 36 उर्दू। काम कर रहे थे ना यहाँ पे, विधायक तो नहीं थे, चुनी सरकार नहीं थी, तो वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, लोगों को लाभ नहीं मिल रहा। मैं पहले ही कह दिया कि लोगों को कोई लाभ नहीं था। जो अब यही तो इसलिए तो सरकार चुनी है। अब हमारे विधायक हैं, वो हमारी जो समस्याएं हैं उसको देखेंगे और करवाएंगे। चलिए मैं अब थोड़ा सा इंटरेक्ट करूंगा इनके साथ, फिर अगले सेशन में सबसे एक सवाल लूंगा विधायक और अश्विनी जी के लिए। लेकिन पहले मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूंगा, डॉक्टर साहब कैसा लगा था उस दिन जिस दिन मार्शल आउट किया था? एक डॉक्टर जो बड़ा आपको कैसे उठा के बाहर फेंक, और पहला अनुभव ही आपके लिए बड़ा बुरा होगा कि मैं कहाँ आ गया भाई। जिस दिन पहले दिन हमने असेंबली में जाना था तो रात को हम तैयारियां कर रहे थे कि एलजी साहब का भाषण है, उस पर हम तैयारियां कर रहे थे कि ये ऐसे बोलेंगे वैसे बोलेंगे। अभी एंट्री हुए थे तो वाहिद पराग ने वो एक पेज लेके आ गए। पहले मुझे समझ नहीं आ रहा कि पेज में है क्या है, तो जैसे हमारे सीनियर जो लीडर थे उनको तो पता चल गया कि ये रेजोल्यूशन ला रहे हैं। तो पहला एक्सपीरियंस मैंने तो असेंबली जो टीवी पे देखी थी, जो उस दिन पहला एक्सपीरियंस तो मुझे तो पहले मैं पीछे ही रहा क्योंकि मैंने कभी फेस नहीं किया था। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आ गई कि अब पीछे रहने से काम नहीं चलेगा, अब आगे आना पड़ेगा। तो मार्शल आउट अब आते जाते रहेंगे। देखो हम जम्मू की आवाज़ हमने उठानी है, जम्मू की आवाज़ उठाने के लिए हमें लातें भी मारने पड़ेंगी, वो भी मारेंगे। अब जम्मू ने इस बार हमें दिल खोल के आशीर्वाद दिया है और बहुत बड़ा दिल करके हमें वोट डाले हैं, इसलिए अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जम्मू की आवाज़ उठाएं और जम्मू की आवाज़ के लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा, हम उसके लिए तैयार हैं। अश्विनी जी, ये तो ऑलमोस्ट तय माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं भाजपा इफ एंड बट करके जोड़ तोड़ में बड़ी माहिर है, सरकार बना ही लेगी। अब सरकार नहीं बनी है तो कितना मलाल है आपको? नहीं, कोई मलाल नहीं है हमको। सरकार जिसकी भी बनी, भाजपा का जो केंद्र हमारी सरकार है, उन्होंने कम से कम एक जे लोगों को मौका तो दिया, इलेक्शन करवाया। जहाँ तो लोग कहते थे कि यहाँ इलेक्शन ही नहीं होंगे, और हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने खुलकर ये कहा था कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब वो तय करेगा, जब वो सोचेगा, जब फिजिबिलिटी होगी, जब उनको महसूस होगा कि जहाँ इलेक्शन हो सकते हैं, तो वो जब डेट निकालेंगे तो सरकार जो है वो इलेक्शन के लिए तैयार है। और भाजपा तो आज से 4 साल पहले ये कहती थी कि हमारा काम जो है ये सिर्फ इलेक्शन का काम नहीं है। भाजपा का संगठन लगभग कोरोना टाइम से लगातार, यहाँ जब कोरोना महामारी आई, आपने देखा होगा कि कोई संगठन जो है, कोई इंडिविजुअल जो है वो यहाँ पर खुल के लोगों की मदद करने के लिए आगे नहीं आया। एक भाजपा ही प्रदेश में ऐसा संगठन था जिसने हमारे जितने भी हमारे कार्यकर्ता थे जान जोखिम में डाल के बाहर निकले और लोगों की मदद करने के लिए आगे आए। हम तो बिल्कुल तैयार थे। इलेक्शन जो हुए, लोगों ने दिल खोलकर वोट जो है, अभी आप एक चीज़ मैं बताता हूं कि परसेंटेज ऑफ वोट जो यहाँ पे रहा 26.40% वोट जो है वो भाजपा को मिले हैं, और सबसे प्रतिशत जो वोट का है वो भाजपा को ही मिले हैं। लोगों ने भाजपा को ही जहाँ पे दिया है। 29 सीटें पहली बार आज़ादी के बाद भाजपा को मिली हैं, जो कोई कम बात नहीं है। और बैली में जहाँ कोई सोच नहीं सकता था, जहाँ महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग कहते थे कि अगर धारा 370 और 35 को कोई हाथ लगाएगा तो झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहा। विनोद जी लाल चौक पे वो तिरंगा भी लहराया और कश्मीरियों के छतों पर हमारा जो पार्टी का झंडा है वो भी लहराया। लेकिन हमने वोट और कुछ सीटें जो हैं, वोट और सीट नहीं मिली। वोट जो हमने कुछ सीटें जो, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और ये गर्व की बात है कि कश्मीरियों ने पहली बार उनकी मानसिकता जो है चेंज हुई, उनका माइंडसेट चेंज हुआ। जो एक अलगाववाद की नीति को लेकर कश्मीर आगे बढ़ता था, वो राष्ट्रवाद की नीति पे आया। और मुझे देखिए कि 3-4 सीटें हमारी ऐसी थी जो हम 1000 से कम मार्जिन से वहाँ पे आ रहे हैं। और वोट जो कभी सोच भी नहीं सकता था कोई कि भाजपा को वहाँ पे वोट मिलेगा, और भाजपा को लोगों ने वहाँ भी वोट दिए। और जम्मू खिते के अंदर पूरे का पूरा कांग्रेस का सफाया किया और यहाँ जो है भाजपा का परचम लहराया। ये हमारे लिए गर्व की बात है। हम अपोजिशन में हैं और अपोजिशन में राष्ट्र विरोधी ताकतों को कहीं भी हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। हमारे विधायक जो 29 विधायक थे, राणा जी की अनटाइमली मुझे लगता है कि डेथ होने की वजह से हमारे 28 विधायक जो हैं उन्हें पहले दिन ही दिखा दिया कि राष्ट्र विरोधी एजेंडा, पाकिस्तान प्रो एजेंडा, अलगाववादी एजेंडा, और ये चीज़ें जो हैं अब जम्मू कश्मीर के अंदर हम होने नहीं देंगे। यहाँ राष्ट्रवाद की नीति ऊपर काम चलेगा। जो सरकार बनी है वो काम करे, डेवलपमेंट करे। आप देखें
यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं जा रहे हैं केंद्र में, जाएं, मोदी जी से वो मिले, गृह मंत्री जी से मिले, फाइनेंस मिनिस्टर से मिले, हमारे रक्षा मंत्री जी से मिले, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिले, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिले। तो हम चाहते हैं हम वो काम करें, लोगों की चुनी हुई सरकार बनाई है लोगों ने, तो लोगों की वो 370 और 35 ये छोड़ दीजिए आप, 370 और 35 ये प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि उसे मैंने कब्रिस्तान में गाड़ दिया है, वो कभी बाहर नहीं निकलेगा। इन चीज़ों को छोड़कर आप डेवलपमेंट के ऊपर आइए, विकास के ऊपर आइए, लोगों को सुविधा की बात कीजिए, तभी जाकर आपकी सरकार जहां लोगों की पसंद का सरकार बनेगी। नहीं तो ऐसे नहीं चलेगा कि आप पहले दिन ही 370 और 35 का रेजुलेशन पार क्या दिखाना चाहते हैं, 370 और 35 वापस लाएंगे, वो कभी नहीं आएगा। वो इतिहास था, वो इतिहास के पन्नों में रह गया है। और अब यहाँ पे राष्ट्रवाद की नीति चलेगी और कश्मीर में भी राष्ट्रवादी लोग उभर के सामने आए हैं। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि 29 सीटें देकर हमें जो दायित्व यहाँ के लोगों ने सौंपा है उस पर हम पूरा उतरेंगे। चलिए, एक अति संवेदनशील मुद्दा हम डिस्कस करेंगे। भगवान दास जी ने जिसका जिक्र किया, शुरुआत में मैंने भी इसका जिक्र किया था, और इस कस्बे में बहुत सारी मौतें उस नशे की वजह से हुई हैं, और हम सबको मिलकर के प्रण लेना चाहिए, एक वचन देना चाहिए कि हम नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ेंगे। क्योंकि आजकल एक एक दो दो बच्चा है, हमने क्या करना विकास का अगर घर में कोई बच्चा ही ना हो, हमारा यूथ ही ना हो। मुझे लगता है कि विधायक इस पर कुछ स्टेटमेंट दे, जो नार्को टेररिज्म है उसको लेकर के क्या मुहिम शुरू की जाएगी। इस पे विनोद जी, मैंने जब शपथ ली थी आते ही मैंने एसएसपी साहब, एसपी और अपने एसएचओ साहब को आते पहले मीटिंग ली थी, और उनको मैंने सख्त निर्देश दिए थे कि आप जो चिट्टा है इस पर रोक लगाएं। वो मैं चाहता हूं कि जो हमारा बिजनौर है वो चिट्टा मुक्त बहुत जल्दी हो, और इस पर जो टीमें बना के वह काम होना भी शुरू कर दिया है। और इसके मेरे लिए मैं अपने बिजनौर वासियों से भी, उनसे भी अपील करूँगा कि जब हमारी पुलिस को सख्त कार्रवाई करती है वो उनका सहयोग दें, क्योंकि जब सख्त कार्रवाई करती हैं लोगों को परेशानियाँ तो आती हैं। अगर आपको अच्छी ज़िंदगी चाहिए, एक स्मार्ट बिजनौर चाहिए, इसको लिए फिर आपको कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी और आपको सख्तियाँ जो बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। बाकी रही डिपार्टमेंट की बात, वो बाकी पुलिस डिपार्टमेंट से मेरी एक मीटिंग बहुत जल्द मैं करने वाला हूँ, उसमें उनमें सख्त पॉलिसी बनाई जाएगी। उसमें जो हम बहुत जल्द जो है बिजनौर वो जो चिट्टा मुक्त देखना चाहते हैं। चलिए, आप विधायक हैं, राजनीति से प्रेरित रहते हैं, आपकी भी कुछ बंदिशें रहती हैं, कोई चिट्टा बेचने वाला पकड़ा जाता है, आपको लगता है कि इसका परिवार मेरा वोटर है, कहीं फ़ोन तो नहीं करना पड़ता आपको, ऐसे साहब बंद कर दे, छोड़ दे। मैंने पहले इंस्ट्रक्शन दे दी है, चाहे फ़ोन जितने मर्जी आए, चिट्टे और शराब के लिए मैं कभी किसी को फ़ोन नहीं करूँगा एसएचओ साहब को। ये सतीश जी पत्रकार हैं, ये कुछ सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। एक हाथ अश्विनी जी भी हैं और राजीव जी भी। दोनों को मेरा नमस्कार है सर। दो मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दे हैं। बिजनौर के कृषि क्षेत्र है, तो अक्सर किसान कर्ज लेकर केवाईसी के माध्यम से हो जाए ऐसे बीज लेता है, खाद लेता है। जब उनकी फसल पककर तैयार होती है तो सरकार की तरफ से कोई भी दान खरीद केंद्र नहीं खोला जाता। मजबूरी में किसान प्राइवेट व्यापारियों को अपनी सस्ते दामों पर फसल बेच देता है, क्योंकि उसे अगली फसल लगानी होती है। आज तक जहाँ पर कोई ऐसी मंडी नहीं खोली गई, एक तो ये है। दूसरा, बिजनौर के 6 से ज़्यादा सब डिस्ट्रिक्ट कार्यालय जो है वो निजी इमारतों में चल रहे हैं, उनको आज तक अपना स्थायी ठिकाना नहीं मिला है। और अश्विनी शर्मा जी जानते हैं, नए विधायक से मैं कहना चाहता हूं, उनके लिए कोई अपनी इमारतें हो तो वो जिस जहां पर वो बैठ के काम कर सके। फायर ब्रिगेड है, सब डिस्ट्रिक्ट जो हमारा PWD का है, उसके अलावा बिजली सब डिवीज़न है, जो ZDPO, हाँ ZDPO हो जो ऑफिस है वो हो गया। इस तरह की कई डिस्पेंसरियां हैं प्राइवेट कमरों में चल रही हैं, उनके लिए कुछ की दोनों से एक साथ दीजिए, आप भी मनोज जी पहले तो नमस्कार है। पहले तो एक कॉलेज की बिल्डिंग का जिक्र हुआ यहाँ, वो 2008 में हुई थी वहाँ सेक्शन। लोगों की ज़मीन उन्होंने ले ली है, इंतकाल भी दर्ज करवा दिया है, मगर पैसे कितने देते हैं? 4,000 रुपये कनाल, वहाँ 40,000 कनाल का है। चक्कर तो ये रास्ता है, सरकार ज़मीन तो ले लेती है, पैसे किसानों को देती नहीं है। वो जो होना चाहिए वो रेट देना चाहिए, इसीलिए कॉलेज रुक जाता है। बाकी आपने कहा बाजार का निकासी का काम है, MLA साहब आए, उन्होंने अपनी मर्जी से गली बना दी। MP आया, वो भी अपनी मर्जी से बनाया, मगर देखने वाला वहाँ कोई नहीं है ना। नाली तब बननी चाहिए, पहले उसका ये देखना चाहिए पानी कहाँ जाना है, वो कोई देखता नहीं है। नहर का क्या हिसाब है? जब तक मैं जहाँ मेरे पिताजी पुलिस में थे तो 1965 और 60 में मेरे को सब इंस्पेक्टर थे थाने में, वहाँ हम नहर में नहाता था और छलांग लगा इसको पार कर देते थे। आज वो नहर
पानी पिया करते थे नहर कितना? मैं आपको बताता हूँ ना, वो नारे क्या बन गई हैं, वो तो नालियाँ बन गई हैं। चलिए जवाब दीजिए आप दोनों में से असली जी एक सवाल दीजिए, क्योंकि मंडी का जिक्र किया इन्होंने और सरकारी ऑफिस का जिक्र किया है, और आप भी जवाब दीजिए उनका। जी देखिए, ये जो सतीश जी ने कहा है कि गवर्नमेंट के कई सब डिवीज़न हैं, आरएनबी का है, फायर ब्रिगेड का ऑफिस है, इलेक्ट्रिक सब डिवीज़न जहाँ पे है, ये सारे प्राइवेट इमारतों में किराए पर ली हुई बिल्डिंग्स हैं। तो एक तो यहाँ ये है कि स्टेट लैंड की थोड़ी सी प्रॉब्लम है जी। यहाँ पे कोई ऐसा पैच मिलता है, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि इंस्ट्रक्शन जिन्होंने अधिकारियों को दी हैं कि कहीं भी कोई पैचेस अगर ऐसे मिलते हैं जहाँ सरकारी ज़मीन है, तो कोशिश, जैसे अभी राज सिंह जी ने कॉलेज का जिक्र किया है, ठीक ये कह रहे हैं कि जब लैंड आइडेंटिफाई हुई और जब किसानों की ज़मीनें वहाँ 45 कनाल 50 कनाल का पैच था, लैंड थी, तो जब कंपनसेशन आया तो कंपनसेशन इनको इतना मिल रहा था कि कोई भी किसान बेचारा जो है, मैं समझता हूँ, और उस वक्त भी इन्होंने कोशिश करके ये कोर्ट में गए, तो कोर्ट की वजह से इनका वो रुक गया थोड़ा सा मसला, नहीं तो ये तो सारी ज़मीन बेचारी किसानों को तो मार देते ये लोग। अभी रिंग रोड में जितना कंपनसेशन लोगों को मिला है, जितनी ज़मीन एक्वायर की गई है, एक्विजिशन का जो नया कानून आया है, मुझे लगता है कि वो इम्प्लीमेंट होने से पहले ये सारी लैंड जो है वो एक्वायर की गई, तो किसानों को बड़ा नुकसान होता है। प्रॉपर कंपनसेशन जो है अगर किसान को मिले, सबको पता है कि जहाँ बिश्नाह के आसपास के अंदर बॉर्डर तक आप चले जाइए कि ज़मीनों की जो कीमतें हैं वो क्या हैं, पर मरला पर कनाल क्या है। अगर सरकार को ज़मीनें चाहिए, किसान ज़मीनें देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर आप उसका कंपनसेशन प्रॉपर नहीं दोगे तो फिर तो किसान मरेगा बेचारा। पहले ही किसान, आपको पता है कि किसान का बेटा जो है किसानी की तरफ जाता नहीं। कारण क्या है? क्योंकि उसमें प्रॉफिट नहीं है, मुनाफा नहीं है, और किसान पूरी मेहनत करता है, जी जान लगाता है, खून पसीना बहाता है, लेकिन आखिर में क्या मिलता है? तो ये एक सवाल इन्होंने कहा कि जो हाँ वो मंडी के लिए, अभी हमारी सरपंच जहाँ पर खड़ी हैं बलबीर जी, त्रेबा में इन्होंने एक वो मंडी का एक इन्होंने केंद्र वो वहाँ पे खोला था, तो वहाँ पे लोग जाते थे। ऐसे ही ये एक जेन्युइन डिमांड है कि किसानों को कहाँ जाके वो अपना फसल बेचें कि उनको सही कीमत उसकी मिले। एमएसपी जो है उस पर सरकार, हमारी जो केंद्र में सरकार आई है, टाइम पे उसका जो रिवीजन जो होता है, रिवाइज रेट्स जो है वो करते हैं, तो जो थोड़ा सा किसानों को उससे मदद जो है वो मिलती है। तो मोदी जी का तो ये है कि किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए वो हर एग्रीकल्चर सेक्टर में, चाहे वो इरिगेशन सेक्टर है, चाहे वो आपका मंडी का मसला है, चाहे एमएसपी है, चाहे कोई और किसानों के मसले हैं, उन पे वो काम कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि बीज लेने के लिए 2000 रुपया हर 4 महीने के बाद किसान के खाते में एक बटन मोदी जी दबाते हैं, क्लिक करते हैं, तो करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन जो है करोड़ों किसानों के खाते में आ जाता है। तो ये एक मदद जो है 6000 रुपये का, उसको भी अब बढ़ाने की बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं। आप कुछ सवाल, क्योंकि विधायक जी को शुक्रिया विनोद जी। कुछ सुझाव देने, सवाल नहीं मैं कहूँगा, सुझाव। विनोद जी, जैसे मैं तो कहता हूँ कि जैसे जहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जहाँ विश्राम में बना हुआ है, वैसे ही वाटर पे बनना चाहिए करनिया में। जैसे जहाँ डिग्री कॉलेज है विश्राम में, वैसे ही डिग्री कॉलेज जो है वो अर्निया में बनना चाहिए, क्योंकि वहाँ से बॉर्डर से जो जब बच्चे आते हैं तो बड़ी परेशानी होती है। एक तो ट्रांसपोर्ट का बड़ा प्रॉब्लम है जहाँ, तो इसके साथ साथ ये 2 चीज़ें जो बड़ी हैं जो अर्निया के लिए, खासकर जो अर्निया के लिए है, मैं विधायक से भी कहूँगा और पूर्व विधायक से भी यही डिमांड करूँगा कि ये जो 2 चीज़ें हैं बड़ी ज़रूरी हैं, और ख़ासकर बच्चों के खेलने के लिए, जहाँ अभी तक स्टेडियम नहीं है, जहाँ विधायक पूर्व विधायक जी हैं इन्होंने बनाया है रेहाल में, अभी वो ऐसे ही पड़ा है। जितना वो 2014 से पहले जितनी उसकी कंस्ट्रक्शन हुई है, उसके बाद 2014 से लेकर आज तक वहाँ कोई भी पैसा वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लगा। मैं कहता हूँ उसको अपग्रेड करके थोड़ा अच्छा बना के, क्योंकि एक जो स्टेडियम बना है, ज़मीन दी है लोगों ने, वहाँ वो अच्छा जो स्टेडियम बने, जहाँ से बच्चे जो हैं वो जम्मू जाते हैं, जहाँ से वो बच्चे हैं जो अपने से। मेरा सवाल तो यही रहेगा, अभी जो हमारे विधायक बने हैं डॉक्टर जी भगत जी, मैं उनसे कहूँगा कि बिश्नाह के अंदर जो पानी की समस्या है, इसका सीवरेज का एक सर्वे करवाया जाए, ताकि जो पानी का आउटलेट है वो प्रॉपर तरीके से बाहर निकले जाए पूरे टाउन का। और इसी के साथ साथ हम कहते हैं
कि बिश्नाह के अंदर एक प्ले ग्राउंड बनाई जाए बच्चों के लिए खेलने के लिए। और दूसरा ये है जो डिग्री के कॉलेज का मसला है, मैं सभी से कहूँगा जितने भी हमारे बिश्नाह के सीनियर सिटीजन लोग हैं, यूथ है, सभी को बैठकर एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, तभी जाके इस चीज़ों का जो मसला हल होगा। 3 सवाल आपके पास। एक तो आपने पहले भी जवाब दिया है कि अरनिया में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बने, कॉलेज बने, ग्राउंड बने, और ये निकासी सीवरेज का सिस्टम थोड़ा सा डावाडोल है, इस पर क्या जवाब देंगे? सीवरेज के लिए हम बहुत जल्द इस पर मीटिंग बिठाएंगे, तो उसका पूरे बिजनौर के जो परमानेंट लोग हैं उनको साथ बैठ के एक मीटिंग करेंगे, उसमें जो भी इसका मसला हल निकलेगा वो सब मिलजुल कर बैठ के इस पर कोई ना कोई एक्शन आप जरूर लेंगे इस पर हम। मैं बहुत जल्द यो जो म्यूनसिपलिटी है जो उनको बुलाऊंगा, जो डायरेक्टर मैडम हमारे उनसे भी उनको बुला के बहुत जल्द इस पर सर्वे कराएंगे और इस पर बहुत जल्द काम किया जाएगा। सर ये मुझे पता नहीं है कि इस सुझाव का होगा क्या, लेकिन छोटा सा सुझाव हाँ सुझाव है कि जो भी ब्यूरोक्रेट्स एसीओ के अंदर बैठ के जो फैसले ले लेते हैं, पॉलिसी प्रोग्राम बना कुछ भी प्रोग्राम बना लेते हैं, पहले उनको ज़मीनी तौर पे देखें कि वो गरीबों के फ़ायदे के लिए हैं या नुकसान के लिए हैं। तो मैं मेरी विधायक साहब से और जितने बाकी भी विधायक जो हैं उनसे यही मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो ब्यूरोक्रेट्स ने ऐसे जो फैसले लिए हैं, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अभी स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं, तो वो कुछ घरों के ऊपर इन्होंने रिकवरी भी करवाई है। जैसे हमारे एक नौजवान है यहाँ पे, उसका 30,000 रुपये बिल आ गया जबकि उसका एक ही बल्ब चलता था। तो डॉक्टर साहब को हमने वो उसकी कंप्लेंट दिलवाई और दूसरे दिन ही उसका जो बिल है वो 30,000 से 300 रुपये उसका बिल हो गया। ऐसे ही कई सारे मसले हैं। एक ये हो गया, एक रेवेन्यू का हमारा बहुत बड़ा यहाँ पे एक इशू बना हुआ है कि पता है नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई इंतकाल के लिए अप्लाई करता है, उसको 10 दिन में इंतकाल की वो मिलनी चाहिए नकल, लेकिन उसको महीने 2-2 4-4 महीने लग जाते हैं। तो ये मेरा थोड़ा बस यही है। ये शिकायतें आई हैं अश्विनी जी इस तरह की, कहते हैं कि हमने ऑनलाइन कर दिया है, लेकिन आपको फिर ऑनलाइन के बावजूद भी आप पटवारी के पास आपको जाना ही पड़ता। वो ऑनलाइन क्या हुआ, वो ऑफलाइन ही हुआ ना फिर। जी ये सही बात है, जैसे इन्होंने ये सही क्वेश्चन किया है कि रेवेन्यू में जो लोगों को हमेशा जो किसान है अपनी ज़मीन की नकल ही लेना चाहे तो उसको भी ऑनलाइन अप्लाई करके महीनों उसको इंतज़ार करना पड़ता है। तो उसके लिए भी मुझे लगता है कि रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। तो अभी जैसे इन्होंने कहा है कि वो ब्यूरोक्रेट जिस तरीके की पॉलिसीज़ वो बनाते थे, अब चुनी हुई सरकार है, चुने हुए नुमाइंदे हैं। अभी आपने देखा होगा थोड़े दिनों के अंदर ही बदलाव आना शुरू हो गया है। वो ऑफिसर जो आपकी कभी कोई सुनता नहीं था, आज कम से कम एक आम आदमी की सुनवाई होना तो शुरू हो गई है। अभी 10 दिन के अंदर आप पूरा सिस्टम को चेंज करता हुआ, जो 10 साल से लगातार बिगड़ा हुआ सिस्टम है वो 10 दिन में ठीक नहीं होगा, लेकिन उसमें शुरुआत हो गई है और अधिकारी जो हैं अब वो थोड़ी सुनवाई करना उन्होंने शुरू किया है। उनको पता है कि अब चुने हुए नुमाइंदे आ गए हैं और लोगों ने बड़े आशा और उम्मीदों से वोट देकर अपने नुमाइंदे चुने हैं। तो इस पर पूरी ताकत के साथ जो है वो काम किया जाएगा और अकाउंटेबल जो है वो अफसर जो को है वो बनाया जाएगा। ये चुने हुए नुमाइंदे जो हमारे हैं ये काम करेंगे। ये आपकी जो आपकी शिकायत है इस पर पूरा असर होगा। विधायक जी ने इस पर काम करना शुरू किया है और आगे जाकर अगर जहाँ कोई परेशानी आएगी, कोई इस तरीके का कोई और कंप्लेंट आएगी तो उस पर पूरा एक्शन होगा। और अब वो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो है वो जहाँ पे चलेगा नहीं। अब चुने हुए नुमाइंदे हैं, नुमाइंदे को पता होता है कि मेरे लोगों की प्रॉब्लम क्या है, ना कि उस आदमी को बैठे हुए जो अपने ऑफिस में बैठा है और यहाँ फैसला कर देता है। क्योंकि जो विधायक है, जो जहाँ का डीडीसी है, जो जहाँ का सरपंच है, जो जहाँ का पंच है, वो ग्राउंड पे बैठा है, ज़मीन पे बैठा है, ज़मीनी सतह की प्रॉब्लम्स क्या है वो जानता है और किस तरीके से उसका समाधान हो वो वही बता सकता है। इसी तरीके से अब काम चलेगा। अब ऑफिसर या ऑफिशियल की जो कमांड है वो अब चलने वाली नहीं है, क्योंकि चुने हुए नुमाइंदे आए हैं, हम नुमाइंदे देखेंगे और उनको पूरा अकाउंटेबल जो है वो बनाया जाएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में गतिरोध बदस्तूर जारी रहेगा। जैसे अभी पहली कैबिनेट में उन्होंने रिजर्वेशन को लेकर के कैबिनेट सब कमेटी बना दी है, क्या कहेंगे आप? उन्होंने जो कमेटी बनाई है अभी उस पर उन्होंने 1 महीने का शायद टाइम लिया है। तो हम अगर उसमें देखेंगे, स्टडी करेंगे वो क्या करते हैं, अगर उसमें देखा जाएगा, स्टडी किया जाएगा, उस हिसाब से आगे उसमें रिएक्शन दिया जाएगा। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ये बड़ा चैलेंजिंग है? क्योंकि 42 सीटें ली हैं, मोस्टली कश्मीर से ली हैं, तो वो कश्मीर का पक्ष रखेंगे, उनकी मजबूरी बन जाएगी। देखो ये कंस्पायरेसी है, साजिश है। आपने देखा है कि एनसी का चुना हुआ जो मेंबर पार्लियामेंट है वो किसका है? नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। वो क्या कहता है कि अगर रिजर्वेशन पे कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं किए गए तो वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस के सामने धरना देगा। धरना कौन देगा? नेशनल कॉन्फ्रेंस का
जो मेंबर पार्लियामेंट है। हाँ, तो आगा ये- सईद रूहुल्ला ये- मेहंदी। हाँ, जी। आगा सईद रूहुल्ला मेहंदी 2 बार मेरे साथ एमएलए रहा है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ सिर्फ आप ये मत सोचिए कि यहाँ ये एक यूनियन टेरिटरी के अंदर लेजिस्लेचर है, ये कोई स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है। यहाँ कोई कानून बनाना होगा तो पहले एलजी साहब से भी परमिशन लेनी होगी। अगर कोई गलत कानून बनाने की कोशिश करेगा तो उसको लो नहीं किया जाएगा। जो ऑलरेडी केंद्र ने बड़ी सोच समझ के जो ये बता रहे हैं, ये सारे फैसले जो लिए गए हैं कोई ऐसे कमरों में बैठ के नहीं लिए गए हैं। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और हमारे जितने भी केंद्र सरकार के जो लोग हैं, उन्होंने ये फैसला किया है और ये बिल्कुल सही फैसले हैं। इनको कोई चेंज नहीं करेगा, ना ये चेंज होंगे। ये एक लोगों को बेवकूफ़, जैसे 370 पे उन्होंने रेजोल्यूशन पहले दिन ही लाके ये बता दिया कि सिर्फ राजनीति करनी है, ऐसे ही अब रिजर्वेशन के ऊपर वो राजनीति करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये देखने वाली चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें जो हैं सरकार को जिन पे ध्यान रखना है, जैसे आपने पहले आते ही ये कहा कि अभी जो पोस्टें उन्होंने वहाँ पे एडवर्टाइज़ की, जो पोस्टें रेफ़र की गई हैं, उसमें आपने देखा होगा कि हिंदी की कितनी पोस्टें उसमें थी, संस्कृत की कितनी पोस्टें थी। सरकार ये संज्ञान लेना इसका, उस पर काम क्यों नहीं करते वो? ये चीज़ें जो हैं ये सरकार के संज्ञान लेने की चीज़ें हैं कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो। कोई भी तबका, कश्मीर हो, जम्मू हो, कोई हमारा तबका हो, कोई फ़िरका हो, कोई कास्ट हो, इसमें नहीं जाते हुए सबके साथ एक जैसा, एक समान विकास की बात हो, एक समान जस्टिस की बात हो। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने 370 और 35 को तोड़ा तो ऐसे नहीं तोड़ा। 70 साल से लगातार बेइंसाफी, आप भी विनोद जी जानते हैं, जब आप असेंबली को कवर करते थे तो हम लोग कितना संघर्ष करते थे इसके लिए, क्योंकि लगभग 5 लाख लोगों को जिंदा लाशें बनाकर 70 साल इन्होंने रखा था। वो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ जिनके साथ उनको हक नहीं दिया गया, उनके साथ इंसाफ नहीं किया गया। वाल्मीकि समाज के लोग, जो हमारे गोरखा बरादरी के लोग, हमारी बहन बेटियां जो जहां से शादी करके लखनपुर के पार जाती थी, उनके सारे अधिकारों से उनको वंचित किया जाता था। और जो यहाँ का हमारा कोई एक ऐसा इंसान जो पाकिस्तान में शादी करता था, वहाँ से अगर कोई वहाँ लेडी आती थी, उसको यहाँ का स्टेट सब्जेक्ट बनाया जाता था। और हमारी जहाँ से जो बेटी बहन जाती थी लखनपुर के पार, उसका स्टेट सब्जेक्ट जो है वो कैंसिल हो जाता था और सारे अधिकारों को उससे वंचित किया जाता था। ये 370 और 35 का सबसे बड़ा अत्याचार जो नैन्सी, कांग्रेस और पीडीपी सरकारों ने किया। 5 लाख लोगों के साथ इनजस्टिस किया, उनको उनका हक नहीं दिया। इसलिए आज ये 370 और 35 तोड़ना पड़ा। सबके साथ इंसाफ हुआ। आज वो लोग दौड़ नगाड़े बजाते हुए प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को जैसे कोई पूछता है ना किसी गुरु को, इस तरह से उनको पूछते हैं। ये अत्याचार इन लोगों ने किए थे। अब ये संज्ञान रहे हैं रिजर्वेशन के ऊपर 370 और 35 का रेजोल्यूशन पास करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप लोगों के वेलफेयर के लिए आपके पास क्या है, वो स्कीमें लेकर आए ना, वो पॉलिसी बनाए ना। कैबिनेट मीटिंग की पहली कैबिनेट में बताइए ना, आपने 200 यूनिट बिल माफ़ करना है, कैसे करना है? आपने इतनी नौकरियों का जो कमिटमेंट की है वो कैसे करनी है? आपने 12 सिलेंडर जो मुफ्त में देने की बात की है वो कैसे करनी है? लाइन है कैबिनेट में बात करते, आप आके अभी रिजर्वेशन के ऊपर आ गए हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं दिखावा हैं और एक साजिश के जरिए ये सब कुछ सरकार खुद ही कर रही है। और अपने ही लोगों को भड़का के ये कहते हैं कि धरना हम देंगे और अपने ही लोग इनके धरना चीफ मिनिस्टर के सामने देंगे। ये इनकी सही असलियत है। राजीव जी, ताज तो है लेकिन कांटों भरा है। आखिर में कुछ संदेश दे दीजिए अपनी बशना कंस्टिट्यूंसी की जनता को, एक संदेश दे दीजिए। बिजनौर की जनता को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि वो मिलजुल कर रहे हैं। तो जो भी कोई डेवलपमेंट के काम है वो मैं उनके लिए बैठा हूँ, वो करूँगा। जैसे कि अब मैं एक आया था सुझाव की नहर का पानी जो वो गंदा हो गया, इसके लिए मैं लोगों को भी अपील करूँगा, नहर को गंदा कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं। सीवरेज ड्रेनेज लोगों ने डाले हैं, सबसे पहले वो ही बंद करें, नहर अपने आप साफ़ हो जाएगी। ये सुझाव मैं दूंगा। और बाकी जो चिट्टे पे जो नशे की मैं बोलूँगा कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। और जब आपका बच्चा स्कूल जाता है, आता है, वो किसके साथ बैठ रहा है, किसके साथ क्या कर रहा है, उस पर जरूर वो ध्यान दे। ये संदेश सबसे बड़ा मेरा बिजनौर की जनता को। आप सबका आभार और बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।